स्कूल की घंटी आज भी मेरे कानों में बज रही थी। सरकारी स्कूल की भीड़, बच्चों की आवाज़ें, चौक की धूल और दिन भर की भागदौड़, सब कुछ मेरे शरीर पर जैसे पत्थर बनकर बैठ गया था। पाँव सूज गए थे, गला सूखा था। बस एक ही इच्छा थी, घर जाकर चाय बनाऊंगी और पेंट्री से 2 बिस्कुट निकालकर चुपचाप खा लूंगी। वही पेंट्री जो मेरे स्वर्गीय पति और मैंने अपने हाथों से बनवाई थी। जब इस घर में सुबह सुबह हंसी और कॉफ़ी की खुशबू बसती थी, मैं पीछे वाले दरवाजे से रसोई में घुसी, बैग कुर्सी पर रखा और आदत के अनुसार सीधे पेंट्री की तरफ बढ़ गई। और वहीं मेरे कदम जम गए। पेंट्री के दरवाजे पर एक चमचमाता नया ताला लटक रहा था, नया, मोटा, चमकता हुआ, जैसे किसी दुकान का शटर बंद करने वाला ताला। एक पल को मेरे दिमाग ने मुझे बचाने की कोशिश की, जैसे कह रहा हो शायद ये घर गलत है। पर नहीं, चूल्हे के पास वही टूटी टाइल थी जिसे मेरे पति ने कभी ठीक नहीं कराया। खिड़की के पास मेरी तुलसी का गमला था, कोने में पुराना प्रेशर कुकर था। ये मेरा ही रसोई घर था, मेरा ही घर। फिर भी मेरी पेंट्री पर ताला लगा था, जैसे मैं कोई चोर हूँ। मेरे हाथ से पर्स फिसलकर नीचे गिर गया। मैं बस उस ताले को देखती रही था, पर दिल पर ऐसा वार जैसे किसी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया हो। तभी पीछे से चूड़ियों की खनक सुनाई दी। मुझे मुड़ने की जरूरत नहीं थी। मेरी बहू साक्षी हाथ पोंछते हुए अंदर आई, चेहरा बिल्कुल सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने बस इतना कहा, अरे आप आ गईं। मैंने कांपती उंगली से ताले की तरफ इशारा किया। ये क्या है? आवाज़ मेरी उम्मीद से भी धीमी निकली। सदमा आदमी की आवाज़ चुरा लेता है। साक्षी ने कंधे उचकाए, ताकि आप हमारी चीज़ें न छुएं। उसने ऐसे कहा जैसे मौसम की बात कर रही हो। हमारी चीज़ें? मेरे घर में, मेरे गले में कुछ अटक गया। मेरी पेंट्री, मेरे सामान, फिर मेरा हिस्सा कहाँ है? और उसने पहली बार ठीक से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो ठंडी शालीनता थी, जैसी किसी ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की होती है। मुस्कान ऊपर, चिढ़ अंदर। मीरा जी, बात को ड्रामा मत बनाइए। आदित्य और मैं कुछ स्पेशल सामान लेते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ड्राई फ्रूट्स, कुछ इम्पोर्टेड चीज़ें। हम बस नहीं चाहते कि वो आम सामान में मिक्स हो जाए। आम सामान जैसे मेरा खरीदा हुआ चावल, आटा, दाल, मसाले, सब आम हैं, जैसे मेरी पेंशन के पैसों से भरा राशन कमतर है। मेरे भीतर आग उठी। मन किया उसी समय ताला तोड़ दूं, पर मेरी जिंदगी ने मुझे एक कला सिखाई थी, अपमान के सामने शांत रहना और फिर सही समय पर सही कदम उठाना। मैं 40 साल तक टीचर रही हूँ। टीचर गुस्सा पी जाती है, टीचर शब्द नापती है, टीचर मुस्कुराकर भी सोचती रहती है। मैंने बस हल्की सी मुस्कान रखी। ठीक है बेटा, मैंने कहा, जैसा तुम ठीक समझो। और मैं अपने कमरे की तरफ ऐसे चली गई जैसे मैं इस घर की मालिक नहीं, कोई मेहमान हूँ जो ज़्यादा दिन ठहर गया है। आज की रात में रोई नहीं, आंसू उससे पहले खत्म हो गए थे। मैं उसी बिस्तर पर बैठी रही जहाँ मेरे पति रघुवीर सोया करते थे। पंखा घूम रहा था, पर मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था, मैं अपने ही घर में अजनबी कब बन गई? और तभी मैंने खुद से सच बोल दिया, ये कहानी ताले से शुरू नहीं हुई। ये उस दिन शुरू हुई थी जब मैं विधवा हुई थी और मेरी अच्छाई लोगों के लिए दरवाज़ा बन गई, घर कब्जा करने का दरवाज़ा। एक छोटा सा सवाल, आप इस समय कहाँ से सुन रहे हैं? अपना शहर कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि अगर आप भी अपने ही घर में दबे हुए हैं, चुप हैं और अंदर से टूट रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपको पता चले आप अकेले नहीं हैं। अब आगे ध्यान से सुनिए। मैं मीरा शर्मा हूँ, उम्र 62 साल में लखनऊ के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूँ। मेरे हाथों में आज भी चौक की सफ़ेदी रहती है और मेरे दिल में बच्चों के लिए दुआएं। मेरे पति रघुवीर 3 साल पहले अचानक चले गए। सुबह वो छत पर पौधों को पानी दे रहे थे, बोले, आज गर्मी ज़्यादा है। फिर अचानक उनका चेहरा बदल गया, गिर पड़े। एम्बुलेंस की आवाज़ मेरे लिए किसी फिल्म का सीन नहीं थी, वो मेरे जीवन का आखिरी, पहले जैसा दिन था। अंतिम संस्कार के बाद जब रिश्तेदार चले गए, घर में जो सन्नाटा बचा, वो सिर्फ खामोशी नहीं होता, वो ऐसा सन्नाटा होता है जिसमें यादें बहुत तेज बोलती हैं और हकीकत धीमी पड़ जाती है। मेरे छोटे बेटे आदित्य ने उसी समय कहा, माँ, आप अकेली नहीं रहेंगी, मैं और साक्षी कुछ दिनों के लिए यहीं रहेंगे।
कुछ दिन सुनने में कितना प्यारा लगता है, कुछ दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदले और फिर महीनों साल बन गए। शुरुआत में सब मदद जैसा लगा। साक्षी ने रसोई ठीक करनी शुरू की, बोली, मीरा जी ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मेरे स्टील के डिब्बे गायब होने लगे, उसकी कांच की जारें आ गईं, मेरे पति के पसंदीदा कप जिनसे वो चाय पीते थे धीरे धीरे पीछे सरक गए। दीवार पर लगी हमारी पारिवारिक तस्वीरें हटकर मॉडर्न पेंटिंग लग गईं, जिनका मतलब मैं समझ ही नहीं पाई। मेरी सिलाई वाली जगह जहां मैं बच्चों के कप ठीक करती थी, वहां उसके ऑनलाइन शॉपिंग के डिब्बों की परतें जम गईं। मैं हर बार खुद को समझाती, ये नया घर नहीं, ये बस नई पीढ़ी है। पर धीरे धीरे जो चीज़ छिन रही थी वो मेरा सामान नहीं था, मेरी आदतें छिन रही थी, मेरी आवाज़ छिन रही थी, मेरे घर की आत्मा छिन रही थी। रविवार मेरे लिए पवित्र दिन होता था। मेरी बेटियां काव्या और पायल अपने बच्चों के साथ आती थीं, हम साथ खाना बनाते, हंसते, घर भर जाता। फिर साक्षी ने कहना शुरू किया, हर रविवार बहुत हो जाता है, हमें आराम चाहिए। फिर हर दूसरा रविवार, फिर महीने में एक, फिर कभी नहीं। मेरी बेटियां आना कम करती गईं, क्योंकि हर बार आना जैसे परमिशन मांगना बन गया। और जब माँ के घर आने के लिए भी नियम कायदे बन जाए तो बेटियां भी टूट जाती हैं। मेरी दोस्त शालिनी जो 20 साल से मेरे साथ चाय पीती थी, एक गुरुवार आई। साक्षी ने दरवाज़ा खोला और थकी हुई आवाज़ में कहा, आपने पहले बताया नहीं, जैसे मेरे घर में मेरी दोस्त का आना भी अपॉइंटमेंट से होगा। शालिनी जल्दी जल्दी चाय पीकर चली गई। बाद में उसने फ़ोन पर धीरे से पूछा, मीरा सब ठीक है ना? और मैंने झूठ बोला, हाँ ठीक है, क्योंकि शर्म भी एक ताला है, वो आपको चुप कर देता है। सबसे ज़्यादा दर्द तब हुआ जब मेरा बेटा बदलने लगा। आदित्य पहले अलग रहता था तो मुझे फ़ोन करता था, हंसता था, ऑफिस की बातें बताता था, छोटी छोटी चीज़ें शेयर करता था। पर एक ही छत के नीचे वो मुझसे दूर हो गया। घर आता सीधा अपने कमरे में चला जाता। मैं पूछती, बेटा खाना खाएगा? तो जवाब आता, बाद में, कभी नहीं आता। और जब साक्षी मेरे सामने ताना मारती या मेरी बात काटती, आदित्य चुप रहता। चुप्पी कभी कभी गाली से ज़्यादा चोट करती है। ताले वाली घटना के 3 दिन बाद मैंने उससे बात करने की कोशिश की। दोपहर थी, घर शांत था, वो सोफे पर बैठा मोबाइल चला रहा था, जैसे मैं हवा हूँ। आदित्य, मैंने कहा, तूने खाना खाया? उसने आंख नहीं उठाई। भूख नहीं है, मैं अंडा बना दूं? मैंने कहा, ताकि बात नरम रहे। उसने लंबी सांस छोड़ी, जैसे मैं उसे परेशान कर रही हूँ। माँ क्या है? मैंने धीरे से कहा, हम बात ही नहीं करते, तू मेरे सामने है, फिर भी तू यहाँ नहीं है। उसने माथा रगड़ा, काम का प्रेशर है, पर्सनल मत लो, पर्सनल मत लो। वही शब्द साक्षी ने ताले पर कहे थे। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचती रही, वो बच्चा कहाँ गया जो कहता था, मैं बड़ा होकर आपको संभालूंगा। और फिर एक हफ्ते बाद मुझे वो चीज़ मिली जिसने मेरे शरीर को अंदर से ठंडा कर दिया। शनिवार की सुबह थी, साक्षी बाहर गई थी, आदित्य बाथरूम में था। मैं बैठक साफ कर रही थी, तभी सोफे के कुशन के बीच मेरी उंगलियों को एक बैंक का लिफाफा लगा। वो खुला हुआ था। मैं सच कहूँ तो मैं झांकना नहीं चाहती थी, पर मेरी नज़र अंदर पड़े एक कागज़ पर पड़ गई। आदित्य की लिखावट मेरे पेट में जैसे गांठ पड़ गई। वो वही लिख, मैं लौटाऊंगा, घर के डाउन पेमेंट के लिए है, पापा की कसम, पापा की कसम। मैंने 3 महीने पहले उसे अपने रिटायरमेंट के पैसे से 35 लाख रुपये दिए थे, इसलिए कि वो मेरा बेटा है, इसलिए कि उसने पिता का नाम लिया, इसलिए कि मैंने भरोसा किया। मेरी आंखें नीचे बैंक स्टेटमेंट पर गईं और मेरे हाथ कांपने लगे। कहीं भी किसी बिल्डर का नाम नहीं था, कहीं भी फ्लैट बुक। मेरे हाथ में वह बैंक वाला लिफाफा कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ, जबकि गलत मेरे साथ हुआ था। मैं जल्दी से कागज़ वापस वैसे ही रख आई जैसे मुझे मिला था। दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि लगा आदित्य बाहर आकर सुन लेगा, पर वह बस तौलिया कंधे पर रखे निकला, कुशन से लिफाफा उठाया और बिना मुझे देखे अपने कमरे की तरफ चला गया। न शर्म, न सफाई, न डर, बस एक ठंडी चुप्पी। उसी चुप्पी में मुझे साफ दिख गया कि ताला सिर्फ पेंट्री पर नहीं था, ताला मेरी आवाज़ पर भी था। मैं रसोई में आई, गैस बंद थी, घर शांत था,
पर मेरे अंदर जैसे कोई दरवाज़ा खुल गया। उस दरवाजे के पीछे डर नहीं था, वहाँ एक साफ फैसला था। मैंने खुद से कहा, मीरा, अब तू रोएगी नहीं, अब तू रिकॉर्ड रखेगी, अब तू तैयारी करेगी। मैंने सबसे पहले अपने मन को संभाला। जब किसी अपने से चोट लगती है, दिमाग धुंधला हो जाता है और धुंध में लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, बिना सोचे लड़ाई शुरू कर देते हैं या डर कर चुप हो जाते हैं। मैं दोनों नहीं करना चाहती थी। मैं एक टीचर हूँ। टीचर पहले जानकारी जुटाती है, फिर कदम उठाती है। मैंने अपने कमरे में जाकर पुराने लोहे वाले डिब्बे को निकाला, वही जिसमें रघुवीर के कागज़, घर के कागज़ और मेरी छोटी छोटी यादें रखी थीं। हाथ कांप रहे थे, पर मैं फिर भी शांत थी। मैंने कागज़ों को साफ कपड़े पर फैलाया। बिक्री विलेख, नगर निगम का टैक्स रसीद, बिजली बिल, गैस कनेक्शन, मेरी पेंशन की फाइल और वह वसीयत जो मैंने रघुवीर के जाने के बाद बनवाई थी। एक बात मैंने उस क्षण समझी, घर की असली चाबी ताले में नहीं होती, घर की असली चाबी कागज़ों में होती है। पर सिर्फ कागज़ होना काफ़ी नहीं, कागज़ सुरक्षित होना चाहिए और उनकी कॉपी सही जगह होनी चाहिए। मैंने अपने मोबाइल में एक फोल्डर बनाया, फिर एक एक करके कागज़ों की फ़ोटो ली। साफ रोशनी में तारीख दिखे ऐसी। फिर मैं एक कदम और आगे गई। मैंने उन फ़ोटो को एक सुरक्षित जगह पर अपलोड किया, ताकि अगर कभी मेरा फ़ोन टूट भी जाए तो सबूत मेरे पास रहे। मैंने खुद को समझाया, मीरा, ये डर नहीं है, ये सावधानी है। फिर मैंने वह रकम याद की, 35 लाख। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया। रिटायरमेंट में जो पैसा जोड़ कर रखा था, वो बच्चों की पढ़ाई, अपने इलाज और एक शांत बुढ़ापे के लिए था। मैंने आदित्य को दिए, क्योंकि उसने पापा की कसम खाई थी और उसने उसी पैसे से गाड़ी ले ली। ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये आर्थिक शोषण था, ऐसा शोषण जो कई माता पिता सहते हैं पर बोल नहीं पाते। मैंने तुरंत बैंक जाकर झगड़ा करने का मन बनाया, फिर खुद को रोका। बैंक में भावुक होकर बोलोगी तो लोग सिर्फ परिवार का मामला कहकर टाल देंगे। मुझे पहले अपनी बातें पक्की करनी थी। उस शाम मैं बाजार नहीं गई, टीवी नहीं चलाया, मैं बस लिखती रही। मैंने एक नई कॉपी खरीदी, सादी मोटी स्कूल वाली कॉपी। पहले पन्ने पर मैंने तारीख लिखी और ऊपर लिखा खर्च का हिसाब। फिर मैंने पिछले 6 महीने के खर्च लिखे, बिजली, पानी, गैस, राशन, दवाइयाँ, घर की छोटी मरम्मत, टैक्स। मैंने सब जोड़ना शुरू किया। मैं कोई हिसाब किताब की मास्टर नहीं, पर टीचर को जोड़ घटाना आता है। और जब मैंने कुल रकम देखी, मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैं अकेली इस घर का ज़्यादातर खर्च उठा रही थी और फिर भी मुझे सीमा सिखाई जा रही थी। दूसरे दिन स्कूल में मेरा मन बच्चों में नहीं लगा। मैं ब्लैकबोर्ड पर लिख रही थी, पर दिमाग घर में था। छुट्टी के बाद मैं सीधे शालिनी के घर गई। सालों से वह मेरी दोस्त है और सबसे बड़ी बात, वह सच सुन सकती है बिना मुझे छोटा महसूस कराए। मैंने उसे सब बताया, ताला, पैसे, बैंक स्टेटमेंट। आदित्य की चुप्पी, शालिनी की आंखें भर आईं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मीरा, तू अकेली क्यों सह रही है? अपनी बेटियों को बता। मेरे भीतर शर्म उठी, माँ होने की शर्म कि कहीं लोग कहेंगे बेटे ने ऐसा किया। पर शालिनी ने वही बात कही जो कई औरतों को सुननी चाहिए, गलती तेरी नहीं है और चुप रहना समाधान नहीं है। उस रात मैंने अपनी बड़ी बेटी काव्या को फ़ोन किया। आवाज़ कांप रही थी, पर मैंने साफ कहा, कल सुबह तुम और पायल घर आ जाओ। अपने अपने पति को भी लाना और बिना सवाल किए आना, ये जरूरी है। काव्या घबरा गई। माँ, क्या हुआ? मैंने बस इतना कहा। माँ को अब अपनी इज्जत बचानी है। अगले दिन मैं सुबह बहुत जल्दी उठी। मैंने नहाकर अपनी नीली साड़ी पहनी। यह साड़ी मेरी लड़ाई की साड़ी बन गई, फैशन के लिए नहीं, सम्मान के लिए। मैंने बाल ठीक से बांधे, बिंदी लगाई और अपने मन में कहा, आज मैं कमज़ोर नहीं दिखूंगी, आज मैं स्पष्ट दिखूंगी। करीब 10 बजे काव्या और पायल आ गईं, उनके पति भी। उन्हें देखते ही मेरा दिल भारी हुआ, पर मैंने रोना नहीं चाहा। मैंने उन्हें बैठक में बैठाया और सारी बात एक एक करके बताई। जब मैंने ताले की बात कही,
पायल की आंखों में गुस्सा चमका जब मैंने पैसे और एसयूवी की बात कही। काव्या ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और जब मैंने आदित्य की चुप्पी बताई, दोनों कुछ देर चुप रहीं, जैसे किसी ने उनके भीतर भी कुछ तोड़ दिया हो। काव्या के पति ने कहा, माँ जी, पहले हमें ये समझना होगा कि कानूनी तौर पर आपके अधिकार क्या हैं। मैंने सिर हिलाया, इसलिए मैं आज किसी से मिलने जा रही हूँ। स्कूल में मेरे एक पुराने छात्र थे, अर्जुन मेहता, बहुत होशियार लड़का था। आज वह वकील है। मैं कभी किसी से मदद मांगना पसंद नहीं करती, पर आज मुझे अपनी आदतें बदलनी थी। मैंने उसे फ़ोन किया। उसने आवाज़ सुनते ही कहा, मैडम आप कैसी हैं? मेरी आवाज़ टूटने लगी, पर मैंने खुद को समेटा और कहा, अर्जुन, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ये सिर्फ घर की बात नहीं है। हम उसी दिन शाम को उसके ऑफिस गए। उसने मुझे माँ की तरह नहीं, क्लाइंट की तरह नहीं, इंसान की तरह सुना, ध्यान से, बिना टोके, और फिर उसने बहुत सरल भाषा में कहा, मैडम, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, घर अगर आपके नाम है तो आप मालिक हैं, कोई आपको अपने ही घर में मेहमान नहीं बना सकता। फिर उसने मुझे कुछ बातें समझाईं, ऐसे जैसे मैं उसकी क्लास में हूँ। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक कानून है, अगर माता पिता के साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो या उन्हें दबाया जा रहा हो तो वे मदद मांग सकते हैं। कई मामलों में ट्रिब्यूनल जैसे मंच से राहत मिलती है। उसने यह भी कहा, अगर किसी ने संपत्ति किसी के नाम कर दी हो और बदले में देखभाल की शर्त थी और वह शर्त टूटे, तो कुछ स्थितियों में वह ट्रांसफर रद्द कराने की बात भी उठ सकती है। लाइव लॉ +1, लेक्सोलॉजी +1। मैंने तुरंत पूछा, पर मैंने तो घर किसी के नाम नहीं किया। अर्जुन ने कहा, ये अच्छी बात है, पर अब आपको सावधानी रखनी होगी। कोई भी कागज़, पावर ऑफ अटॉर्नी, गिफ्ट डीड या किसी बैंक का फॉर्म बिना समझे साइन मत कीजिए और घर के कागज़ों की कॉपी सुरक्षित रखिए। उसने एक और ज़रूरी बात कही, मैडम, आप सबूत इकट्ठा कीजिए, तारीख, समय, खर्च, बातें जो भी हो, क्योंकि जब परिवार का मामला कानूनी हो जाता है तब सबसे पहले लोग सबूत देखते हैं, आंसू नहीं। ये मैंने उस क्षण अपनी कॉपी का महत्व समझा। मेरी कॉपी अब डायरी नहीं थी, मेरी कॉपी ढाल थी। घर लौटते हुए मेरे बेटियों के पति ने कहा, माँ जी, हम आपके साथ हैं, पर अब आपको घर में अकेले कोई बात नहीं सुननी चाहिए, आप गवाह रखें। मैंने सिर हिलाया। अंदर से पहली बार मुझे लगा मैं सच में अकेली नहीं हूँ। पर उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी नींद फिर उड़ा दी। मैं पानी पीने उठी। घर अंधेरा था। आदित्य और साक्षी के कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। अंदर धीमी आवाज़ें आ रही थीं। मैं रुक गई। मेरा दिल फिर तेज हो गया, पर इस बार डर से नहीं, सतर्कता से। साक्षी फुसफुसा रही थी, पर उसके शब्द साफ थे, अब ये ज़्यादा तेज हो रही है। अगर ये कागज़ पत्तर दिखाने लगी तो हमारी प्लानिंग खराब हो जाएगी। आदित्य की आवाज़ आई, थकी हुई तो क्या करे? साक्षी की आवाज़ और सख्त हो गई, डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट बनवा देते हैं, बोल देंगे कि याददाश्त कमज़ोर है, फिर इसे कहीं भेज देंगे। एक बार ये अयोग्य घोषित हो गई तो घर अपने आप खाली हो जाएगा। मेरे पेट में जैसे बर्फ डाल दी गई। कहीं भेज देंगे। अयोग्य? मेरे बारे में ऐसे बोल रही थी जैसे मैं कोई पुरानी कुर्सी हूँ जिसे स्टोर रूम में रख देना है। मैंने हाथ मुंह पर रखा ताकि मेरी सांस की आवाज़ न निकले। अगले ही पल मुझे अर्जुन की बात याद आई, सबूत। मैंने धीरे से अपना फ़ोन निकाला, स्क्रीन की रोशनी कम की, रिकॉर्ड बटन दबाया। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैंने फ़ोन स्थिर रखा। अंदर साक्षी कह रही थी, और अगर तू नहीं करेगा तो मैं करूँगी, समझा? मैं किसी कीमत पर इस घर को हाथ से नहीं जाने दूंगी। आदित्य की आवाज़ आई, कमज़ोर सी, वो मेरी माँ है। साक्षी ने लगभग फुसफुसाकर काट दिया, माँ होगी, पर रास्ते की रुकावट है और रुकावट हटानी पड़ती है। उस वाक्य ने मुझे अंदर तक हिला दिया। सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का नहीं था कि साक्षी ने क्या कहा, सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का था कि आदित्य ने
उसे उसी पल चुप नहीं कराया। मैं धीरे धीरे पीछे हटी, अपने कमरे में आई, दरवाज़ा बंद किया और मैं पहली बार सच में समझ गई, आज अगर मैंने खुद को नहीं बचाया तो कल कोई मुझे बचा नहीं पाएगा। मैंने रिकॉर्डिंग तुरंत सुरक्षित जगह पर भेज दी ताकि अगर फ़ोन छिन भी जाए तो सबूत न मिटे। फिर मैं बिस्तर पर बैठ गई। मेरे सामने रघुवीर की तस्वीर थी। मैंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, देख रहे हो, ये लोग मुझे जिंदा रहते हुए भी मिटा देना चाहते हैं। और तभी मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। भेजने वाला नंबर अनजान था। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आपके बेटे और बहू कल आपके बारे में शिकायत करने जा रहे हैं, सावधान रहिए। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। कौन था ये? उन्हें कैसे पता? मैंने उसी पल समझ लिया, कल सुबह मेरे घर की घंटी सिर्फ दूधवाला नहीं बजाएगा, कल सुबह शायद पुलिस भी आएगी। उस रात मैं सोई नहीं। मोबाइल पर वो एक लाइन बार बार आंखों के सामने घूम रही थी, आपके बेटे और बहू कल आपके बारे में शिकायत करने जा रहे हैं, सावधान रहिए। मैं सोचती रही, ये मैसेज किसने भेजा? कोई पड़ोसी, सोसाइटी का गार्ड या खुद उनके घर का कोई ऐसा इंसान जिसे अब गलत लगने लगा हो? दिल में डर तो था, पर उससे बड़ा था एक सवाल, अगर कल सच में पुलिस आ गई और उन्होंने मुझे कमज़ोर दिमाग बता दिया तो क्या होगा? क्या लोग उनकी बात मान लेंगे? क्या मेरे अपने कागज़, मेरी आवाज़, मेरी सच्चाई किसी फाइल में दबकर रह जाएगी? मैंने अपने आप से कहा, मीरा, अब रोना नहीं, अब तैयारी। मैंने तुरंत वही किया जो एक समझदार इंसान को करना चाहिए। मैं रात के 2 बजे भी उठी और अपने सारे जरूरी कागज़ एक फोल्डर में रख दिए, घर के कागज़, टैक्स की रसीदें, बिजली पानी के बिल, बैंक ट्रांसफर का प्रूफ और सबसे ऊपर मेरी कॉपी जिसमें मैंने खर्च का हिसाब लिखा था। फिर मैंने एक छोटी सी बैग में अपनी दवा, पेंशन की पासबुक, आधार और पैन की कॉपी रख ली, क्योंकि कभी कभी लड़ाई में पहली जीत यही होती है कि आप घबराकर कुछ भूले नहीं। फिर मैंने अपनी बेटियों को मैसेज किया, सुबह 8 बजे तक आ जाना, कोई बहाना नहीं। मैंने अर्जुन को भी मैसेज किया, कल सुबह ज़रूरत पड़ सकती है। उसके जवाब में बस 2 शब्द आए, मैं तैयार हूँ। सुबह सूरज निकला तो मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी का एक और पेपर शुरू। पर आज भी वो जगह मुझे चुभ रही थी। मैंने चाय का कप हाथ में लिया और खुद को समझाया, आज मेरी आवाज़ नहीं कांपेगी। ठीक 9:15 पर घंटी बजी। मेरे दिल ने एक पल को तेज़ धड़कना चाहा, पर मैंने उसे रोक दिया। मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर 2 पुलिस वाले खड़े थे, साथ में आदित्य और साक्षी। साक्षी का चेहरा ऐसा था जैसे वो जीत कर आई हो। आदित्य की आंखें नीचे थीं, पर वो मेरे पीछे खड़े होकर भी मेरे सामने नहीं देख पा रहा था। एक पुलिस वाले ने पूछा, आप मीरा शर्मा है? मैंने शांत आवाज़ में कहा, हाँ। दूसरा बोला, आपके परिवार वालों ने शिकायत की है कि आप घर में झगड़ा कर रही हैं और आपकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। मानसिक हालत, वही शब्द मेरे अंदर गुस्सा उठा, पर मैंने उसे गले में नहीं आने दिया। मैंने बस कहा, है आप अंदर आए, चाय पीजिए और फिर बात करते हैं। पुलिस वाले थोड़ा चौंके, शायद उन्होंने सोचा था कि मैं रोऊंगी या चिल्लाऊंगी, पर मैं तो उन्हें ऐसे बिठा रही थी जैसे स्कूल में किसी निरीक्षक को बिठाते हैं। हम बैठक में आए, उसी बीच मेरी बेटियां भी पहुंच गईं। काव्या और पायल आते ही मेरी तरफ ऐसे देख रही थीं जैसे उन्हें डर है कि कहीं मैं टूट न जाऊं। मैंने उनकी तरफ, मैडम, आपकी बहू कह रही है कि आप घर में ताला तोड़ती हैं, धमकी देती हैं और पैसे को लेकर झगड़ा करती हैं। साक्षी ने तुरंत नाटक वाला चेहरा बनाया, सर, ये किसी की नहीं सुनती, हमें डर लगता है, कभी कभी लगता है इनका दिमाग ठीक नहीं। मैंने ध्यान से देखा, उसके शब्दों में चिंता नहीं थी, उसमें योजना थी। तभी पुलिस वाले ने वो सवाल पूछा जिसने मुझे अंदर से थोड़ा हल्का किया। उसने कहा, घर किसके नाम है? प्रॉपर्टी टैक्स कौन भरता है? बिजली पानी किसके नाम है? साक्षी का चेहरा एक पल को खाली हो गया। मैंने बिना जल्दी किए अपनी फाइल खोली, जैसे क्लास में रिजल्ट शीट निकालते हैं। मैंने एक एक करके कागज़ आगे रखे। ये घर मेरे नाम है, ये प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें हैं, ये बिजली बिल, ये पानी बिल, सब मेरे नाम। पुलिस वाले ने कागज़ देखे, फिर उसने आदित्य की तरफ देखा, आप लोग यहाँ किराए पर रहते हैं क्या? आदित्य फुसफुसाया, नहीं, हम माँ के साथ रहते हैं। पुलिस वाले का चेहरा सख्त हुआ, तो ये घरेलू मामला है,
लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं वो ये है कि घर की मालिक ये है, आप लोग मेहमान की तरह रह रहे हैं। साक्षी ने तुरंत बात पलटी। सर, ये हमारे खिलाफ सबूत बना रही है, ये हमें घर से निकाल देंगी। मैंने पहली बार अपनी आवाज़ थोड़ी मजबूत की। और क्या मैं नहीं निकाल सकती? अगर मेरे ही घर में मुझे ताला लगाकर रोकेंगे तो मैं क्या करूं? मर जाऊं चुपचाप। कमरे में सन्नाटा छा गया। पायल की आंखें भर आईं, पर उसकी आवाज़ कठोर थी। सर, इन्होंने माँ को अयोग्य साबित करने की बात की है। साक्षी तुरंत चीखी। झूठ, ये सब झूठ है। मैंने शांत होकर अपना फोन उठाया। सर, मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग चला दी। बैठक में साक्षी की अपनी ही आवाज़ गूंजने लगी। डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवा देंगे, बोल देंगे याददाश्त कमजोर है, फिर कहीं भेज देंगे। एक बार अयोग्य घोषित हो गई तो घर खाली। काव्या ने मुंह पर हाथ रख लिया। आदित्य का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। पुलिस वाले ने रिकॉर्डिंग बंद कराई और सीधा साक्षी को देखा। ये क्या है? साक्षी की जुबान लड़खड़ाने लगी। सर, वो तो ऐसे ही गुस्से में। पुलिस वाला बोला, मैडम, ये गंभीर बात है। किसी बुजुर्ग को मानसिक रूप से कमजोर बताकर उसकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश ये खेल नहीं है। उसने फिर मेरी तरफ देखा। आपको कोई डराने की कोशिश कर रहा है क्या? मैंने कहा, हाँ, ताला लगाया, मेरा पैसा लिया और अब ये प्लान बना रहे थे। पुलिस वाले ने आदित्य को भी देखा। आपको पता था आपकी पत्नी क्या बोल रही है? आदित्य की आवाज़ टूट गई। सर, मैंने बीच में कहा। बस अब बहाने नहीं। उसी समय दरवाजे पर फिर घंटी बजी। अर्जुन आ गया। उसके साथ एक बुजुर्ग सज्जन भी थे जिन्हें वो गवाह की तरह लाया था। अर्जुन ने बहुत सरल भाषा में पुलिस वालों से कहा, सर, मेरी क्लाइंट वरिष्ठ नागरिक हैं, घर उनका है। इनके खिलाफ दबाव और आर्थिक शोषण के संकेत हैं। हम चाहते हैं कि आज की घटना लिखित में दर्ज हो जाए कि घर के मालिकाना हक पर कोई विवाद नहीं है और इन्हें डराया गया। पुलिस वाले ने सिर हिलाया। उसने अपनी डायरी में कुछ लिखा और फिर साक्षी को चेतावनी दी, मैडम, आगे से कोई झूठी शिकायत करोगी तो उल्टा केस भी हो सकता है। उसके बाद पुलिस वाले उठे और जाते जाते एक बात बोले जो मुझे अंदर तक लगी। माँ जी, आप अपना ध्यान रखिए और कोई कागज़ बिना समझे साइन मत कीजिए। दरवाज़ा बंद हुआ तो घर में हवा अलग हो गई, जैसे किसी ने दम घुटने वाला पर्दा हटा दिया हो। साक्षी का चेहरा अब भी कठोर था, पर उसकी आंखों में डर था। आदित्य धीरे धीरे मेरे सामने आया। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसे देखा, मेरा दिल माँ का था, इसलिए दुख हुआ, पर मेरी आत्मा अब जाग चुकी थी। मैंने कहा, माफ़ी बाद में, पहले सच ताला किसने लगाया? आदित्य चुप रहा। मैंने फिर पूछा, 35 लाख कहाँ गए? उसकी आंखों में पानी आ गया। मैंने गलती कर दी। मैंने गहरी सांस ली। गलती नहीं, आदित्य, विश्वासघात। साक्षी ने तुरंत बोला, आप हमें घर से निकाल देंगी? कहाँ जाएंगे हम? अर्जुन ने शांत होकर कहा, इसी सवाल का जवाब आज मिलेगा। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, अब समय है। मैंने अपनी कॉपी खोली और एक कागज़ टेबल पर रखा। ये नोटिस है, 30 दिन। आदित्य कांप गया। माँ, मैंने हाथ उठाकर रोका। मैंने तुमको जन्म दिया, इसलिए तुम्हें सम्मान दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी इज्जत छीन लो। 30 दिन में तुम लोग अपना अलग इंतजाम करोगे। साक्षी ने ताना मारा, आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो गईं? मैंने पहली बार उसे बिल्कुल साफ जवाब दिया, पत्थर दिल नहीं, जागी हुई। और तुम्हें एक सीख दूं, जिस घर में तुमने ताला लगाया उसी घर ने तुम्हें बाहर निकाल दिया। अगले 30 दिन घर किसी जेल की तरह थे। साक्षी सामान पैक करती और मेरी तरफ ऐसे देखती जैसे मैं दुश्मन हूँ। आदित्य हर रात मेरे दरवाजे के पास आता, पर अंदर नहीं आता। कई बार लगता था वो कुछ कहना चाहता है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। मैं भी उसे देखकर टूटती थी, पर मैं खुद को याद दिलाती, अगर मैं आज नरम पड़ गई तो कल फिर कोई नया ताला आ जाएगा। मैंने एक और ज़रूरी काम किया। मैंने अपने बैंक में जाकर अपने अकाउंट की सुरक्षा बढ़ाई। मैंने अपनी पासबुक अपडेट कराई। मैंने अपने पैसे के बारे में अपने बच्चों को स्पष्ट किया कि कौन सा पैसा किसके लिए है। और मैंने अपने घर के कागज़ों की एक सेट कॉपी अपनी बेटी काव्या के पास रख दी, क्योंकि सच्चाई ये है, बुढ़ापे में सुरक्षा भावनाओं से नहीं, व्यवस्था से आती है। और अब मैं आपको वही शिक्षा वाली बात बताती हूँ
जो मुझे बहुत देर से समझ आई। अगर आप बुजुर्ग हैं या आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो कुछ बातें याद रखिए। पहले अपने कागज़ खुद संभालिए और उनकी कॉपी सुरक्षित रखिए। दूसरी, किसी के दबाव में कोई कागज़ साइन मत कीजिए, चाहे वो आपका अपना ही क्यों न हो। तीसरी, पैसे का लेन देन हमेशा रिकॉर्ड में रखिए, मुंह की बात पर नहीं। चौथी, अगर घर में आपका अपमान हो रहा है तो चुप्पी को संस्कार मत समझिए, चुप्पी कई बार अपराधी को ताकत देती है। पांचवीं, अपने बच्चों से प्यार जरूर करें, पर प्यार को कमजोरी मत बनने दें। 30वें दिन सुबह मूविंग ट्रक आया। साक्षी बिना पीछे देखे चली गई, वही एसयूवी में जो मेरे पैसों से आई थी। जाते जाते उसने एक बार भी माफ कीजिए नहीं कहा। आदित्य दरवाजे पर रुका, उसकी आंखें लाल थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ मैं पैसे लौटाऊंगा। मैंने कहा, लौटाना अपने चरित्र के लिए, मेरी दया के लिए नहीं। उसने कहा, मैं आ सकता हूँ कभी। मैंने एक लंबा सांस लिया, फिर बहुत साफ शब्दों में कहा, 6 महीने बाद कॉल करना। अगर तब तक तुमने सच में खुद को बदला, अगर तुमने अपनी पत्नी को गलत पर रोकना सीख लिया, और अगर तुमने मेरे सम्मान को समझा, तब बात होगी। उसने सिर हिलाया और पहली बार मुझे लगा वो सच में छोटा हो गया है, उम्र में नहीं, अहंकार में। दरवाज़ा बंद हुआ और तभी मेरे घुटने कांप गए। मैं वहीं दरवाजे से टिक गई। मेरी बेटियां मेरे पास आईं। काव्या ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पायल रो रही थी। शालिनी भी आ गई थी। किसी ने चाय बनाई। घर में धीरे धीरे फिर से सांस आने लगी। कुछ हफ्तों बाद रविवार फिर लौटे। बच्चे फिर दौड़े रसोई में। फिर से खनक सुनाई दी। मेरी तस्वीरें फिर दीवार पर लगी और मैंने खुद से कहा, मीरा, लोग आपकी शांति एक दिन में नहीं छीनते, वो धीरे धीरे छीनते हैं। जब तक आप भूल नहीं जाते कि आप भी इंसान हैं, पर जिस दिन आप याद कर लेते हैं उसी दिन सब बदल जाता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं और आपके घर में कोई आपको छोटा बना रहा है, तो मेरी एक बात याद रखिए, सम्मान मांगकर नहीं मिलता, सम्मान तय करके मिलता है। और अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कहाँ से सुन रहे हैं? अपना शहर कमेंट में लिखिए। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आप अपने ही घर में अजनबी लगे हों, तो हाँ लिखकर बताइए, ताकि कोई और अकेला महसूस न करे। वीडियो ने दिल छुआ हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी सच्ची, भावुक, सीख वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एक कहानी किसी की जिंदगी बचा देती है, जैसे मेरी बची।